नमस्कार, बिग न्यूज बंगलादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबी में आज जिस बड़ी खबर का विश्लेषण वो है हमारे नायक। आज वैसे 13 नवंबर है, लेकिन जो 15 नवंबर की तारीख है वो गौरव जनजाति दिवस की तारीख है। यानी कि हर वर्ष 2021 के बाद से इस 15 नवंबर की तारीख, यानी कि जो हमारे नायक जो बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, और उसी दिन से 2021 के बाद से पूरे देश भर में गौरव जनजाति दिवस मनाया जाता है। मकसद यह है कि हमारे जो अपने नायक रहे हैं, जिनका अपना बड़ा योगदान रहा है, अपने समाज को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है, देश को आगे ले जाने में योगदान रहा है, आजादी में बड़ा योगदान रहा है, हम शायद उन्हें भूल गए हैं और कुछ ही नायकों को हम याद कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से नायक रहे हैं जिनका इस देश के उत्थान में, इस देश की आजादी में एक बड़ा योगदान रहा। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको जानने समझने की जरूरत है कि उनको जो ये आजादी मिली है, उनको जो कहा जा सकता है ये स्वतंत्रता मिली है, उसके पीछे जो है एक लंबा इतिहास है, बलिदान का इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है। और उसी इतिहास को, उसी बलिदान को नमन करने के लिए गौरव जनजाति दिवस की शुरुआत की गई। यानी कि जो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उनके संरक्षण के रूप में हैं, उनको भी हम याद करें और ये समझें कि वो भी धीरे धीरे का मुख्य धारा में शामिल हो। और शायद इसीलिए 2014 के बाद से एक बड़ा फोकस किया गया कि जो दूर दराज जंगलों में, जंगल के किसी कोने में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उनको भी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। उनको वहां तक कहा जा सकता है कि सड़कें दी गई, ताकि वो भी धीरे धीरे जो मेन स्ट्रीम की हम बात करते हैं, शिक्षा की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनको भी इसमें उन तक ये चीजें पहुंचाई जाए और उनकी जो पीढ़ियां हैं उनको मुख्यधारा में शामिल किया जाए। सबसे पहले आज हम कुछ बड़ी तस्वीर देख ले, तो खासतौर से तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये कुछ बड़ी तस्वीरें आप देखिए कि जनजाति गौरव दिवस को लेकर देश भर में उत्साह, देश भर में अलग अलग राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यानी कि जो ट्राइबल स्टेट माने जाते हैं, जहां पर जनजाति आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे गोंड जनजाति है तो मध्य प्रदेश में काफी संख्या है। ऐसे आप देखिए दिल्ली में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। जनजाति व्यापार सम्मेलन 2025 की शुरुआत की गई। जनजाति गौरव पखवाड़ा उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। और ये जो प्रदर्शनी आप देख पा रहे हैं, जो छोटे उत्पाद देख पा रहे हैं, जो वनों से बने, यानी कि जंगल से की चीजों को एक बड़ा बाजार मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में इनकी बड़ी मांग है और ये शायद इसीलिए वन धन योजना की शुरुआत की गई थी। मकसद यही था कि उनका जो हुनर है उसको एक नई पहचान मिले, वो शहरों तक पहुंचे, देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचे, और देश ही क्यों, वो ग्लोबल भी पहुंचे। तीसरी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, गुजरात में भी इस समय भारत पर्व 2025 का आयोजन किया जाए। देश भर में इस समय जनजाति समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़ा उत्सव, बड़ा पर्व, झारखंड रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया। आज मणिपुर में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई। यानी कि फिल्मों से जुड़ी, जनजातियों से जुड़ी जो फिल्में रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्री रही हैं, जो वृत्तचित्र रहे हैं, जो नाटक रहे हैं, उनको प्रदर्शित किया गया। मकसद यही है कि आज का युवा पीढ़ी समझे इनका योगदान, कि सिर्फ वो जल जंगल जमीन की बात नहीं करते, वो इस देश के उत्थान को लेकर, देश को आगे बढ़ाने को लेकर भी उनका बड़ा योगदान है। छठी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के ऑल इंडिया एनजीओ मीट किया गया। ऐसे सामाजिक संगठन जो ट्राइबल के लिए काम करते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, वहां तक हेल्थ सुविधाओं को पहुंचाने की बात करते हैं, उनके पोषण की बात करते हैं, मध्य प्रदेश। तो आप देखिए ये 6 बड़े राज्य देश के, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, देश भर में अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें इस समय जो हैं वो एक बड़ा उत्सव कर रही है। और 15 तारीख को तो जनजाति जब गौरव दिवस मनाया जाएगा तो पूरे देश भर में और बड़े उत्सव। लेकिन एक आंकड़े देख लेते हैं और शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। हालांकि जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, ये जो आदिवासी बेल्ट राज्य है, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ट्राइबल की बात करें, जनजातीय आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो लगभग 11 लाख के आसपास है। यूपी की कुल आबादी में लगभग 0.57%। ये वो जिले हैं जहां पर, अब देखिए थारू जनजाति की बात करें, थारू जनजाति कहां है उत्तर प्रदेश में? लखीमपुर में पाई जाती है, बहराइच में पाई जाती है, श्रावस्ती में पाई जाती है और बलरामपुर। अब थारू जनजाति की विशेषता आप देखिए, आजीविका जो है एग्रीकल्चर है, कृषि है, वन आधारित है, यानी कि जो
हम फल की बात करते हैं या उनसे जड़ी बूटियों की बात करते हैं। परिवार के मुखिया ये थारू जनजाति मात्र सत्तात्मक है, यानी कि महिलाओं का वहां पर वर्चस्व है। महिला जो है वो घर की मुखिया होती है, वही सारे फैसले लेती है। और कुशलता के जड़ी बूटी एक्सपर्ट हैं, पारंपरिक चिकित्सा में कुशल हैं। लोक नृत्य जो है ख्याल और छूरा, ये तो हुई कहा जा सकते हैं थारू जनजाति की। दूसरे भी आंकड़े आ रहे हैं, कुछ और जातियों के हम जनजातियों की बात कर लेते हैं जिनकी अपनी बड़ी भूमिका। बुक्सा जनजाति आप देखिए, कुल आबादी लगभग 4367 है। यह दावा है इनका कि राजपूत वंश से जुड़े होने का, ये मानते हैं कि लोग राजपूत वंश से जुड़े हुए हैं। आजीविका एग्रीकल्चर और मछली पालन और मछली पकड़ना प्रसिद्ध है। लोक संगीत और वाद्य यंत्रों को लेकर प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में इनकी संख्या है, बिजनौर और फर्रुखाबाद। ये जो 4367 आबादी, और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी इनकी संख्या है। तो आप बिजनौर और फर्रुखाबाद में। तीसरा देखिए आ गया गोंड जनजाति। इस समय देश में गोंड जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। आजीविका वन उत्पाद संग्रहण, हस्तशिल्प, प्रसिद्ध लोक कथाएं और बैगा चिकित्सा पद्धति जो है बड़ी फेमस है। बदलाव क्या हुआ है, गोंड को एसटी का दर्जा मिला कुछ जिलों में। कुछ जिलों के जो गोंड हैं, गोंड जनजाति को केंद्र सरकार ने उनको एसटी का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कहां पर है, मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, प्रयागराज में है। और वन उत्पाद संग्रहण हस्तशिल्प के लिए, ये हस्तशिल्प को लेकर मोदी सरकार ने काफी काम किया है। जो आदिवासियों से जुड़े, जो जनजाति समुदाय से जुड़े हैं। एक और घुमंतू प्रजाति जो है, जिसे हम कंजर या कंजड़ बोलते हैं, जो घूमती रहती है, मुख्यतः अलग अलग शहरों में रहती है, अलग अलग जगह जाती है, लेकिन अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये 3 जिले हैं जहां पर इनकी उपस्थिति है। तो बात उत्तर प्रदेश की। हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, देश भर के जनजाति समुदाय की बात करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में उनको भी वो सम्मान, वो हक मिल पाया है, वो भी मुख्य धारा में शामिल हो पा रहे हैं। नहीं, पहले वो उपेक्षित थे, कहा जा सकता है कि मुख्य विकास की धारा से बहुत पीछे थे। शायद यही है सबका साथ सबका विकास। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ 3 खास बड़े मेहमान, एक बड़ा विश्लेषण कि जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में आदिवासियों की भूमिका, उनका योगदान, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट। आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। जब भी नाम बिरसा मुंडा का आता है, एक ऐसा आदिवासी चेहरा सामने आता है जिसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, आदिवासियों के भूमि अधिकारों और धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने को लेकर अपना जीवन लगा दिया। सिर्फ 25 साल की उम्र में मौत हो गई थी, पर बिरसा मुंडा के 25 साल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे, एक लोकनायक के रूप में थे और एक समाज सुधारक के रूप में थे। मोदी सरकार लगातार इन जनजातियों के लिए योजनाओं के जरिए इनको सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। साथ ही मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर बंधन योजना तक इन योजनाओं ने इनको आत्मनिर्भरता दी है और सशक्त किया है। आजीविका से लेकर अवसर तक इन्हें जोड़ा गया है। देश में कुल जनजातीय आबादी लगभग 10 करोड़ 50 लाख के आसपास है, जो देश के अलग अलग राज्यों में निवास करती है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान की अगर बजट की बात करें तो 2014 में इसके लिए 24,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन 2024 में ये बजट बढ़कर हो गया 1.23 लाख करोड़, जो जनजातियों के विकास के लिए था। सरकार की योजनाओं की बात करें और शौचालय की सुविधा की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ आदिवासियों को इज्जत घर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो लगभग 58 लाख आदिवासियों को घर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो लगभग 1.2 करोड़ जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, उनको इसका फायदा मिला है। एकलव्य स्कूल 2014 में 123 थे, 2024 में बढ़कर इनकी संख्या 476 हो गई है और अभी तक के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। स्कॉलरशिप की बात करें तो हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए जो है वो आदिवासी बच्चों के लिए
पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप उन्हें दी जाती है। गौरव दिवस का मुख्य फोकस यही है कि जनजातीय समाज के युवाओं को शिक्षा के माध्यम से भी आगे बढ़ाया जाए। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, एरोप्लेन पायलट हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। वैसे तो भारत के अलग अलग राज्यों में कई तरह की आदिवासी जनजातियां रहती हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा आबादी गोंड जनजाति की है, जिसकी कुल आबादी 1,20,00,000 से ज्यादा है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में निवास करती है। बदलते हिंदुस्तान में कोई वर्ग, कोई समाज पीछे न रह जाए, इसीलिए ट्राइबल्स पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। सरकार अब आदिवासी गांव-गांव जाकर योजनाओं की समीक्षा करेगी। साथ ही जिन आदिवासी लोगों को सरकार का लाभ नहीं मिला है, योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। भारत के इतिहास में 15 नवंबर की तारीख बिरसा मुंडा ही नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के योगदान को याद करने का दिन है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि दवाई, पढ़ाई और कमाई पर फोकस। दवाई की हम जब बात करते हैं यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल के उस जगह तक जहां पर आदिवासी समाज रहता है। जब हम कमाई की बात करते हैं तो उनके उत्पाद जो सिर्फ जंगल तक सीमित रहते थे, उन तक सीमित रहते थे, उसको भी एक बड़ा बाजार मिला है। और सिर्फ ये बाजार हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों तक नहीं सिमटा है। ये बाजार जो है, जो आदिवासी उत्पादों की हम बात करें, उनके द्वारा बनाए गए सामानों की बात करें, तो ये बाजार अब ग्लोबल हो चुका है। और जब कमाई की, और इसी में कमाई भी है। और बच्चों को जब पढ़ाई की बात करते हैं तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आदिवासी समाज के जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, जो जनजातीय समाज के युवा वर्ग हैं, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा रहा है, उनको शिक्षा की धारा से जोड़ा जा रहा है, ताकि वो मुख्य धारा में शामिल होकर देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका हम परिचय करा दे। हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा जी हैं और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, एनबीटी के चेयरमैन रहे और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव भाई शर्मा जी। दूसरे खास मेहमान सौरभ मालवीय जी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। शुरुआत बलदेव भाई शर्मा आपसे ही करेंगे। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हमें लगता है कि पहले आदिवासी तो या जनजातीय समुदाय जो है उस पर तो बात ही नहीं होती थी, उनके विकास पर कोई बात नहीं होती थी कि उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, उनको जंगल में ही छोड़ दिया गया था। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जनजातीय समाज को हम आदिवासी कहना बंद करें। ये जो आदिवासी शब्द है, ये अंग्रेजों की जो विभाजनकारी नीति रही भारत में, चाहे वो आर्य द्रविड़ के रूप में हो, चाहे आदिवासी के रूप में हो, चाहे दूसरे जाति पंथ में विभाजन को लेकर हो, तो आदिवासी कहते ही उन्होंने एक संघर्ष पैदा कर दिया कि देश के मूल निवासी तो ये है और आर्य बाहर से आए, आर्यों ने इनकी संपत्तियों पर कब्जा किया। जबकि ये थ्योरी तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कड़ाई से इसको निरस्त कर दिया कि आर्य बाहर से नहीं आए और आदिवासी समाज, जिसे हम जनजातीय समाज, वनवासी समाज कहते हैं, वो और शेष नगरीय समाज, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। इसलिए आदिवासी ये पहचान नहीं होनी चाहिए। जनजातीय समाज, वनवासी समाज ऐसा हम बोलें तो मुझे लगता है कि एक व्यापक दृष्टिकोण उस पूरे समाज के प्रति समाज का बनेगा। पहली ये। दूसरी चीज, आप देखिए पिछले 11 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और राजग की सरकार आई है, तो कांग्रेस के लगातार 50-60 वर्षों के शासन में इस पूरे समुदाय को उसी औपनिवेशिक मानसिक दास्ता के कारण मुख्य धारा से काट कर रखा गया। और ये अलग समाज है और वहां सुविधाएं नहीं, जैसा आपने कहा कि जल, जंगल, जमीन का जो उनका एक मौलिक अधिकार होना चाहिए वो नहीं, किसी प्रकार की उनको जीवन के उन्नयन की सुविधा नहीं। और आज आप देखिए, जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट और आंकड़े दिखाए हैं, कितना बदलाव हुआ है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो,
चाहे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की बात हो, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे जो वनोपज है उस पर उनका अधिकार हो, ये सब पूरे समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। और मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते जब बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसका अर्थ ही है ये पूरा जनजातीय समाज जो करोड़ों की संख्या में देश में है, पूर्वोत्तर से लेकर और दक्षिण तक, और विशेषकर ये जो 7-8 राज्य हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र, उड़ीसा, इनमें तो बड़ी संख्या में है। और इस पूरे समाज को जो गौरव बोध कराने का काम इस सरकार ने किया है, उसी का नतीजा है कि जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। सारे विश्वविद्यालयों में पिछले वर्ष तो बहुत बड़ा ही आयोजन हमने अपने विश्वविद्यालय में स्वयं बहुत बड़ा आयोजन किया। तो भगवान बिरसा मुंडा आप देखिए 25 वर्ष की आयु में और बिल्कुल बहुत अल्प आयु में समाज का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बलिदान दे दिया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो ऐसा जो ये समाज है इसके गौरव को हमें देश में प्रतिष्ठित, बिल्कुल आपने सही कहा बलदेव भाई शर्मा जी, इनके गौरव को हमारे अपने देश में प्रतिष्ठित करने की जरूरत है, युवाओं तक पहुंचाने की जरूरत है। सौरभ मालवी जी, आजकल का युवा जिसके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया फ्रेंडली है, लेकिन शायद कुछ नायकों को छोड़ दे तो आजादी के योगदान में किन किन नायकों का योगदान रहा है, किन किन लोगों का संघर्ष रहा है, शायद नहीं पहचानते, नहीं जानते। यही वो समय है कि युवाओं तक ऐसी बातें पहुंचे। देखिए, निश्चित तौर पर भारत विविधताओं का देश है और अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग मूल्य, ये सब मिलकर विविधताओं में एक रूपता भारत की पहचान है, ताकत है, शक्ति है। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जब किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के आने वाली पीढ़ियां और युवा पीढ़ियां अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करती हैं तो वह देश कभी कमजोर नहीं होता, वह देश कभी लूला लंगड़ा लड़खड़ाता नहीं है, हमेशा खड़ा रहता है, मजबूत रहता है। वही काम, आपके प्रश्न का उत्तर है ये कि बिल्कुल सही बात है, वही काम भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने किया। 2021 में धरती के आबा यानी धरती के भगवान जिसको कहा गया भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने महान समाज सुधारक, महान क्रांतिकारी और पूरे समाज को, आज इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज को एक सूत्र में बांधने का इतनी कम उम्र में काम किया, जहां 1882 में अंग्रेजों के द्वारा लाए हुए जमीन पर एक्ट जो दिया था कि उन पर कर लगाने की बात, उसका विरोध कि हमारा देश और हमारा राज, ऐसा नारा दिया। उस नारे, उस स्वतंत्रता, महान स्वतंत्रता सेनानी को, उस महान देवता को, उस महान भगवान पुरुष को वहां की जनता ने स्वीकारा और तमाम प्रकार की कुरीतियों से लड़ते हुए समाज को एक सूत्र में उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय प्रकृति से स्नेह, भगवान के प्रति आस्था, लोगों को एकजुटता, स्वरोजगार की बात, स्वदेशी, ये सारे बोध कराने का काम इतनी कम उम्र में किया। मुझे लगता है कि आज जो भी हम जिस युग में, संचार क्रांति के जिस युग में हो, लेकिन अपने गौरवशाली अतीत से जुड़े जाने, इसके लिए सरकार की यह दृष्टि अभिनंदनीय है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अपने गौरवशाली इतिहास की बात करें, गौरवशाली उस तस्वीरों की बात करें, उन चेहरों की बात करें, उन नायकों की बात करें। यह समय है, यह वक्त है जानने का, समझने का और यह एहसास करने का कि आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो इसके पीछे बलिदान है, इसके पीछे संघर्ष। हमारे साथ मनीष गुप्ता भी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, राजस्थान पत्रिका के संपादक। मनीष गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है आप तक? पहुंच रही है जी आ रही है। जय मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा और एक सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कब जनजातीय समुदाय के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए 2021 में जब झारखंड पहुंचे और 15 नवंबर की वो तारीख चुनी कि हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, उस पर क्या कुछ कहा, एक बार वो प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी
भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान स्थल पर म्यूजियम का लोकार्पण किया है। हम देश भर में आदिवासी गौरव के लिए जनजातीय म्यूजियम बना रहे हैं। तो जनजाति म्यूजियम का मकसद यही था कि पीढ़ी पहचाने, जाने। मनीष जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में आप काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कुछ बदलाव महसूस कर पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जो जनजाति समुदाय के जो लोग हैं, उनकी जिंदगी में, उनकी जीवन शैली में कुछ बदलाव योजनाओं के माध्यम से सरकार के जो प्रयास रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से संतोष जी, जिस प्रकार का अभी सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाने का निर्णय लिया, तो उसके बाद से इस इलाके में भी अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की भी बात करें, तो ये इन इलाकों में सर्वाधिक जनजाति बाहुल इलाके हैं और यहाँ पर जो प्राचीन काल से इनका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में भी अपनी तरीके से इन्होंने भाग भी लिया और आज अगर हम स्वतंत्र हुए हैं तो उस आजादी की लड़ाई में इनका एक अहम योगदान रहा है। और जिस हम देश की अगर बात करें तो ये जो इलाका है, खासकर जो छत्तीसगढ़ का इलाका अगर हम कहें, और छत्तीसगढ़ के इलाके का बस्तर इलाका, बस्तर और सरगुजा की अगर हम बात करें, ये इलाका जनजाति बाहुल इलाका रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद इस इलाके के विकास में जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये इलाके विकास में काफी पिछड़ गए और यहाँ की जो उपेक्षा रही है, इसके कारण जो है ये इलाके कहीं ना कहीं आज आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है एक बड़ी चुनौती नक्सलवाद के रूप में यहाँ पर जिस तरीके से उभार हुआ और पिछले 4 से 5 दशकों में ये जो भूमि है, जो गौरव की भूमि थी, जो इस इलाके में एक पहचान थी, वो रक्त रंजित भूमि हो गई। और अभी हालांकि उसकी दिशा में जो है सरकार ने प्रयास भी किए हैं, तो अब बदलाव जो है वो दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से। लेकिन जो होना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला, ना जनजातियों को उनके अधिकार मिले और ना ही जनजाति के इलाकों में जो है पर्याप्त जो डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से ये इलाका काफी पिछड़ गया था। लेकिन आज भी इस इलाके में काफी ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बड़ी बात है कि सरकार ने जिस तरीके से जनजाति इलाकों को फोकस किया है, उन इलाकों के डेवलपमेंट को फोकस किया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के बाजू में जो है आपका तेलंगाना का भी जो जनजाति इलाका है, ओडिशा का जनजाति इलाका है, तेलंगाना में जो आपका भद्राचलम और कोत्तादी जो वारंगल ये डिस्ट्रिक्ट है। इधर अगर हम यहाँ की बात करें ओडिशा की, तो मलकानगिरी भी जो है वो काफी पिछड़ा इलाका है। लेकिन अब जो है बदलाव दिखाई दे रहा है, अब बदलाव दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं बलदेव भाई जी आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ। क्या पहले की सरकारें, जो जनजाति समुदाय रहा है, जनजाति समाज रहा है, उपेक्षा का जो शिकार रहा है, सिर्फ वोट बैंक की सियासत करती थी? उनको लगता था कि नहीं, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है वहां पर, तो वहां पर कोई डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन उससे पहले जुएल ओराम है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है जनजाति समुदाय के लिए, उनके उत्थान के लिए, विकास को लेकर, वो एक बार हम सुन लेते हैं। बिरसा मुंडा के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर गौरव दिवस पालन करने का घोषणा किया था। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय सशक्तिकरण आप योजनाओं में नहीं रहा, यह जन भागीदारी और जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। बलदेव भाई शर्मा जी, क्या 2014 के बाद से इस धारणा में भी बड़ा बदलाव आया कि सिर्फ वोट बैंक की सियासत नहीं करनी है, कि जहां वोट बैंक है तो वहां तो योजनाएं भी पहुंच रही हैं, डेवलपमेंट भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, सबका साथ सबके विकास को लेकर चलने की जो भावना आई है, इसने भी भारत की तस्वीर बदली है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव दृष्टिकोण में आया है। जो कांग्रेस शासन काल में इस जनजातीय समाज के प्रति दृष्टिकोण था, वो वही औपनिवेशिक मानसिक गुलामी का दृष्टिकोण था। इस समाज को हेय समझना, इस समाज को मुख्य धारा से कटा हुआ समझना, विकास की मुख्य धारा में उसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या जरूरत है क्या सड़क जरूरत की, है? मकानों की, अस्पतालों की, स्कूलों की। इस धारणा को नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने इस पूरे समाज को न केवल विकास की मुख्य धारा में लाकर खड़ा करने का संकल्प लिया, बल्कि भारतवर्ष का जो शेष समाज है, जिसे आप नगरीय समाज कह सकते हैं, उस नगरीय समाज को ये बोध कराना, ये जो करोड़ों की संख्या में वनवासी और जनजातीय लोग पूर्वोत्तर से लेकर और उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना इस पूरे क्षेत्र में रह रहे हैं, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इनके बिना हम भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखिए, रायपुर में अभी कितना बड़ा शानदार और जनजातीय संग्रहालय बनाया है। बिल्कुल, रायपुर में रहा हूँ, वहां पुरखौती मुक्तांगन है। आप रायपुर में जाकर देखिए, पूरा बस्तर उस पुरखौती मुक्तांगन में शिल्प के द्वारा जीवंत बना दिया गया है और हजारों की संख्या में लोग वहां उसको देखने के लिए पहुंचते हैं। तो ये जो पूरा समाज है, हमारे देश की स्वाधीनता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, वो तो जो अभी अलीराजपुर जिला झाबुआ में से कटकर बना है, उसके गांव भावरा में उनका जन्म हुआ और जनजातीय समाज के बच्चों के साथ खेलकर वो बड़े हुए। तो रानी गाइदिन्ल्यू नागालैंड में 14 वर्ष की एक बिल्कुल किशोरी, और उसने संघर्ष का बिगुल बजा दिया। अभी इसी छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, जिनकी जयंती पिछले दिनों मनाई गई बड़ी शान से, और किस तरह का गौरव उनका। रायपुर में जयस्तंभ चौक है शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में। तो ये जो पूरा समाज है, गौंडमाना की रानी दुर्गावती हुई, तो देश का हर कोना इस जनजातीय समाज के गौरव से संपृक्त है। उसका बोध कराना और विकास की मुख्य धारा में उसको लाना, और वो जो एक अलगाव का भाव पैदा किया गया था, ये तो जंगली लोग हैं, हमारे मुख्य धारा से इसका कोई, उस पूरी अवधारणा को बदल दिया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव दृष्टिकोण में आया है और इसीलिए ये पूरा जनजातीय समाज भारत के विकास की दृष्टि से, भारत में राष्ट्रीयता की दृष्टि से, भारत बोध की दृष्टि से हमारा एक असंपृक्त अंग बना दिया गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एक भावना पैदा कर दी गई थी कि नहीं, जंगल में रहने वाले लोग, अलगाववाद की भावना कि नहीं, वहां तक योजनाओं को पहुंचाना, वहां तक उनकी सुख सुविधाओं को, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की बात ही नहीं होती थी। सौरभ मालवीय जी, बहुत कुछ अभी बाकी एक्सप्लोर करने का। लोक कथाएं हैं, वाद्यंत्र हैं, संगीत हैं, जिनकी ब्रांडिंग की जा सकती है, जिनको कहा जा सकता है कि देश दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है जब हम जनजातीय समाज की बात करते हैं और उनकी योग्यताओं की बात करते हैं, उनकी लोक कथाओं की बात करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जनजातीय समाज के संदर्भ में जब भी बात विचार की जाएगी तो ये समझ में आता है कि भारत की उत्पत्ति ही प्रकृति के निकट हुआ है और जनजातीय समाज यानी वनवासी समाज जो वहां निवास करता है वर्षों, लाखों, हजारों वर्षों से जो जिसकी सभ्यता संस्कृति है, जिनका संस्कार है, वह उनके भीतर अदम्य साहस है, अपार राष्ट्रभक्ति है और ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था है। वो भगवान मानते हैं सूर्य को, वो भगवान मानते हैं वृक्ष को, वो प्रकृति को के पुजारी हैं, उपासक हैं और उनके भीतर अद्भुत प्रतिभा भी है। तो एक साथ इतनी सारी चीजें जिस समाज में रही हो तो आखिर वो क्या कारण था, आखिर वो क्या मजबूरी थी कि इस प्रतिभा को, इस क्षमता को सदैव दबाया गया, दरकिनार किया गया,
तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि वह सरकार की कुदृष्टि थी, या सरकार का के भीतर विजन का अभाव था, या उस तरह की सोच नहीं थी कि उस समाज को आगे लाया जाए, उस समाज को अग्रणी भाव में लाया जाए। तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा, तो हर जन, हर समाज, हर वर्ग, हर समुदाय तक जाना होगा। और यही काम 2021 में एक बड़ा जो भारत बोध का जिक्र आ रहा है बार बार, यानी समाज के प्रति उन लोगों को लेके और उनके भी प्रति एक गौरव का बोध कराने का कार्य, ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यानी 2047 की जो संकल्पना है, जो विकसित भारत की जो संकल्पना है, तो ऐसे में उनके पास लघु कुटीर उद्योग, औषधियां, प्रकृति से निकले हुए उपजे हुए उत्पाद, सभी प्रकार के पत्ते, आयुर्वेद, यानी आप देखिए कि उस पूरे आदिवासी समाज का जो उत्पाद है, उससे देश को और समाज को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था संचालित होती है। आप वहां के जनजातीय समाजों में इतनी मिट्टी के बनाए हुए बर्तन, कितनी खूबसूरत, पेड़ के मौके दिए गए। हाँ, उनके पास अभी जहां जहां भी हस्तशिल्प के मेले लग रहे हैं, आप अभी अपने इंट्रो में बता भी रहे थे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आज ही शुरू हुआ है, लखनऊ में। तो यहां उनकी कलाकृतियों को देखिए, उनकी क्षमता, उनके द्वारा हाथ से बुने हुए वस्त्र, उनके द्वारा हाथ से बनाए हुए छोटी छोटी हस्तशिल्प के बर्तन, पात्र, और अलग अलग प्रकार के घर को सजाने के लिए, बाहर के लिए लालटेन बनाए हुए दीप, मैं देख के आया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। अद्भुत कला है। तो ये जो प्रतिभा है, ये जो क्षमता है, ये भारत की खुशबू है, ये भारत की मिट्टी की खुशबू है, हमारी उपज है। उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा भारत की खुशबू को बाहर कर रही है। मुझे लगता है कि उनको शिक्षा, रोजगार और एक बड़ा फलक देने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक संतोष जी जरूर मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत सरकार के साथ राज्य की सरकारें ने इस पर बहुत जोरदार काम कर रही हैं, और वो सचेतन अवस्था में है। मतलब उनके सहयोग से ये चीजें बढ़ रही हैं। तो ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और सबसे बड़ा जो सौरभ मालवीय जी आपने कहा ना कि ब्रांडिंग करने की जरूरत 2014 के बाद से यही शुरुआत हुई है। हम टूरिज्म की ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम वो स्पॉट टूरिज्म के वो स्पॉट की ब्रांडिंग कर रहे हैं कि नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के अलग अलग राज्यों की बात करें, बहुत कुछ है जो दिखाया जा सकता है। बहुत ऐसे उत्पाद हैं जो ग्लोबल मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, इसीलिए ब्रांडिंग बेहद जरूरी है। और 2047 में किसी भी वर्ग को पीछे छोड़ के विकसित भारत का सपना नहीं पूरा किया जा सकता। मैं मनीष गुप्ता जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है जनजातीय समुदाय की। हम जब बात करते हैं, समाज की बात करते हैं और जनजातीय गौरव दिवस की बात करते हैं, 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भारत पर्व का आयोजन एकता नगर में किया है, जिसमें देश भर की जनजातियों के सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का एक अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा। डबल इंजन की सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही जनजातीय समाज के द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी, उनके प्रति तो अपनी संवेदना और सद्भावना व्यक्त ही की गई है, लेकिन साथ साथ उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी विरासत के संरक्षण के लिए हर प्रकार का सपोर्ट, समर्थन और सहयोग ये डबल इंजन की सरकार उन्हें कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश दोनों सरकारों यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सूत्रबद्ध रूप से बहुत अलग प्रकार से लेकिन इफेक्टिव तरीके से मनाने के लिए कृत संकल्पित है। मनीष गुप्ता जी, हम अगर छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों की बात करें, नक्सल प्रभावित जिले रहे हैं। बस्तर का आप जिक्र कर रहे थे, बस्तर नक्सलाइट जिला रहा, हालांकि अब नक्सल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अगर ये विकास, ये डेवलपमेंट वर्षों पहले पहुंच गया होता, उनको पहले मुख्य धारा में शामिल करने की बात की गई होती, प्रयास किए गए होते, तो शायद ये नक्सल की जो समस्या है और भी कम होती। नहीं, निश्चित रूप से आपने बहुत गंभीर बात कही है। और जिस तरीके से ये इलाके, आदिवासी इलाके,
जैसे कि हम लोग जानते हैं और यहाँ के लोग भी कहते हैं कि आज अगर हम देश के जो अगर एसेट देखें, संसाधनों को देखें, तो वन एवं खनिज संपदा अधिकांश आदिवासी इलाकों में ही मौजूद है। यही कारण है कि ये अमीर इलाकों में गरीब लोग निवासरत हैं। कितना विरोधाभास है देखिए। जो लोग आज अगर छत्तीसगढ़ की बात करें या झारखंड की बात करें या उड़ीसा की बात करें, यहाँ इतना माइनिंग है, इतना वन संपदा है कि अगर इसका ही हम अगर वैल्यू एडिशन कर लें और इस वैल्यू एडिशन का एक हिस्सा इन आदिवासियों को मिला होता तो ये इलाका आज देश के सर्वाधिक विकसित इलाकों में शामिल होते। रही बात नक्सलवाद की, मैं आपको बता दूं कि जब नक्सलवाद का प्रादुर्भाव हुआ हमारे देश में और नक्सलवाद जो है बंगाल से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में आया और झारखंड में आया, पहले मध्य प्रदेश के दौरान जब, तो इस इलाके के जनजाति इलाकों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं थी। लोग तो है वहां पर नाले का पानी पीने के लिए विवश थे, न सड़कें थी, न बिजली थी, न वहां पर और दूसरे संसाधन थे। परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से ये आदिवासी जो है वो पैदल इन इलाकों में जाते थे। संसाधनों के अभाव के चलते वहां तक विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई। और ये जो मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है, मैंने जो देखा है, मुझे लगता है कि 70 के दशक तक जो है यहाँ पर आजादी की किरणें ही नहीं पहुंच पाई थी और इन आदिवासियों को ये तक नहीं मालूम था कि हमारा देश आजाद हो गया है। दरअसल पूर्व में अगर हम देखेंगे तो ये रियासतकालीन व्यवस्था थी। इन इलाकों में चूंकि सुविधाएं नहीं थी, लोग जाते नहीं थे, गवर्नमेंट मिशनरी वहां तक पहुंची नहीं थी। लोग जो है इस भ्रम में थे कि आज भी हमारा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं एक राजा के अधीन है और राजा के द्वारा दी हुई चीजें उस पर हमारा अधिकार है। और यही कारण है कि नक्सलवाद जो है यहां तक पहुंचा और अपनी जड़ें बड़ी मजबूती से उसने जमाई। बिल्कुल आपने सही कहा, यही बड़ा कारण है कि विकास उन तक नहीं पहुंचा, डेवलपमेंट उन तक नहीं पहुंचा, योजनाएं नहीं पहुंची, उनके लिए ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने एक अलग धारा चुनी, वो है नक्सलवाद। मैं बलदेव भाई शर्मा आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ योजनाओं को देख लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकार 2014 के बाद से जिस तरीके से जनजातीय समुदाय के लिए, इस समाज के लिए, इस वर्ग के लिए अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की गई, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। एकलव्य छात्रावास हॉस्टल की बात करें कि जहां आदिवासी बच्चे, जो जनजातीय समुदाय के बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। आप कुछ सौरभ जी आप भी देख सकते हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत की। पीएम जनमन एकलव्य मॉडल आवासीय योजना, यानी कि जनजाति समुदाय से निकला हुआ कोई भी बच्चा, कोई भी युवा जो है वो एकलव्य मॉडल आवासीय योजना में रह सकता है, पढ़ाई कर सकता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगल के अधिकार दिए गए, क्योंकि सबसे पहला हक और अधिकार अगर है जंगल पर, जमीन पर, जल पर, तो ये जनजाति समुदाय के लोगों का है, क्योंकि वो संरक्षित करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं। उनके लिए घर परिवार की तरह है, उनके लिए सिर्फ पेड़ नहीं है, सिर्फ जंगल नहीं है। वनधन योजना की शुरुआत की गई। वनधन योजना से जो उनके उत्पाद थे, जो हाथों की कारीगरी थी, जो शिल्पकारी थी, जो जैसे कि सौरभ जी कह रहे थे मिट्टी के सामान, लालटेन वगैरह बनाते थे, अच्छे अच्छे डिजाइन की चीजें बनाते थे, तब बाजार नहीं मिल पाता था उनको। अब सरकार ने इस योजना के माध्यम से एक बाजार दिया है कि छत्तीसगढ़ के दूर दराज बस्तर से कि जनजातीय समुदाय से बनी हुई चीज, वो हो सकता है अमेरिका में बहुत उसकी मांग हो। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, वनधन विकास केंद्र। सौरभ जी, मुझे लगता है कि राइट्स, फॉरेस्ट राइट, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके पास कोई बड़ा अधिकार नहीं था। ये उनको उनके भीतर एक स्वाभिमान दिया। उनके भीतर एक ऐसी ताकत दी है कि उनको वो जुड़ाव वहां से महसूस, ये हमारा है। ये सरकार की यह नीति हर वहां तक प्रशासन को पहुंचाने के लिए मजबूर किया है। और यही जो मनीष जी बता भी रहे थे, एक बड़ी समस्या थी कि 70 तक उन लोगों को लगा ही नहीं कि हम आजाद हैं। तो जब शासन प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचेंगे और योजना के तहत पहुंचेंगे, तो उनके लिए मतदाता पत्र, उनका मत और उनके खसरा खतौनी जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें मिलेंगी। आप आजाद भारत में रहते हैं, तो वो मूलभूत आवश्यकता जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, वो देने का काम फॉरेस्ट राइट एक्ट ने किया।
एक बड़ा बदलाव रहा, एक बड़ा लैंडमार्क रहा ये वंदन योजना, वंदन विकास केंद्र जैसे उनको उनके जो कुशलता को एक उस स्किल को मार्केट में लाने का अवसर, और घर से वो बाहर निकले और थोड़ी खुली आंखों से दुनिया को देख सके, हाँ। वो समझ सके कि ऐसा भी जीवन है। जैसा कि कहते हैं वहां के बारे में, आदिवासी शब्द तो ठीक नहीं है, जनजाति होनी चाहिए, तो लोग बोलते आदिवासियों को सूर्य दर्शन ही नहीं होते हैं, मैंने वो बाहर ही नहीं। सूर्य दर्शन एक प्रकार का ये व्यंग है उन पर कि वो कितने पिछड़े हैं, कि वो पाताल कोट में रहते हैं, वो तो समाज में सूर्य को देखे ही नहीं। क्या आजाद भारत में अभी भी ये स्थिति है? ये चिंता की बात। इसे सरकार और राज्य की सरकारें बहुत तेज गति से बहुत बदलाव के लिए काम कर रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर बहुत तेजी से काम कर रही है इस जनजातीय समुदाय के से जुड़े लोगों के लिए, युवाओं के लिए, वहां की महिलाओं के लिए। बलदेव भाई शर्मा जी, ब्रांडिंग की जरूरत और भी है कि जो उनके उत्पाद है, उनका सामान है, या भारत की जो विरासत है, भारत की जो साहित्य है, जो संस्कृति है, इसको अभी और प्रचार प्रसार करने की जरूरत है और ब्रांडिंग करने की जरूरत है? बलदेव भाई शर्मा जी, जी आवाज जी बलदेव भाई शर्मा जी, क्या ब्रांडिंग की और जरूरत है? साहित्य की, संस्कृति की, सभ्यता की, वनोत्पाद की? देखिए, जब आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है तो ये आत्मनिर्भर भारत जनजातीय समाज के बिना पूरा हो ही नहीं सकता, पूरा नहीं हो सकता। जनजातीय समाज का पूरा जीवन। आप देखिए, भारत की आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा प्रमाण है। आप ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, बस्तर में महुआ एक फल है जी, और उसके बारे में ये दुष्प्रचार कर दिया गया कि महुआ से केवल शराब बनती है। जबकि मैंने देखा है रायपुर में जो जनजातीय मेले लगते थे, तो महुआ के कितने उत्पादन वहां से जो कारीगर थे, जनजातीय कारीगर लेकर महुआ के लड्डू, महुआ का नमकीन, तो उसकी ब्रांडिंग अगर हो तो जितने प्रकार के विदेशी कंपनियों के बनाए हुए उत्पाद हम खा रहे हैं। बलदेव भाई शर्मा से मुझे लगता है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बलदेव भाई शर्मा ने बिल्कुल सही कहा कि जब महुआ जैसे छोटे फल उत्पाद की हम बात करते हैं, छोटे फल की बात करते हैं, जिसको लेकर एक अलग भ्रांति थी, उससे कितनी चीजें बनती हैं, और अगर उसी की और ब्रांडिंग कर दी जाए, जो वन से निकलने वाले जो फल हैं उनकी और ब्रांडिंग कर दी जाए, तो हमें लगता है कि जनजातीय समुदाय की जब हम बात करते हैं, इनकी भी आर्थिक तरक्की होगी। मनीष गुप्ता जी, समय और भी है ब्रांडिंग करने का, प्रचार प्रसार करने का, और जैसे कि आपने कहा कि 1970-80 तक उन्हें पता ही नहीं था कि देश आजाद हुआ है, अब वो एक नई दुनिया देख रहे हैं, अब एक नई दुनिया को महसूस कर रहे हैं, वो भी 2047 के विकसित भारत में अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं और दे रहे हैं, बस जरूरत है उनको साथ लेकर चलने की। मनीष गुप्ता जी। नहीं, निश्चित रूप से जी, निश्चित रूप से अभी इनकी ब्रांडिंग की बहुत आवश्यकता है, और जो उत्पाद है, लोकल उत्पाद, अभी जैसे शर्मा जी बता रहे थे महुए का, बस्तर का महुआ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत अच्छा उत्पाद माना जाता है। दरअसल बस्तर की जो जनजातियां हैं, कई जनजातियां जो है ये महुए के उत्पाद से ही अपना साल भर का अपना खर्चा चलाते हैं। और अब जो महुए का बाई प्रोडक्ट जो बनना शुरू हुआ है, लड्डू बन रहे हैं, बिस्किट्स बन रहे हैं, महुए की शराब बन रही है। अभी पिछली सरकार ने जो एक महुए को लेकर के एक उन्होंने काम किया था, हालांकि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्रांस और यूके से महुए के प्रोडक्शन को लेकर के एक एमओयू हुआ है, और ये जो महुआ है, यहाँ का महुआ शराब के अलावा बाई प्रोडक्ट के रूप में यूके और फ्रांस में बहुत लोकप्रिय हुआ है। लेकिन जो इसको हम प्रॉपर वे पे अगर हम आगे बढ़ा सकें तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम आएंगे। जैसे यहाँ पे बेल मेटल हो गया जी, बेल मेटल हो गया, यहाँ का जो वनोपज के जो धूप है, चिरौंजी है, मतलब एक दौर में ये बोला जाता था कि बस्तर में नमक के बदले चिरौंजी ली जाती है। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है कि जहां पर आज भी अगर इस टाइप की स्थितियां हैं तो वहां तक हमको अंदर तक जाने की जरूरत है। अगर हम उनको मार्केट उपलब्ध कराएंगे तो वो अपने प्रोडक्ट को एक
वैल्यू एडिशन के तहत जो है लेकर के आएंगे और उससे देश और विदेशों में इस उत्पाद को ले जाया जा सकेगा और कहीं ना कहीं एक हर्बल प्रोडक्ट भी जो है इन इलाकों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। मुझे लगता है इस दिशा में बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मनीष जी ने कहा, जैसे बलदेव भाई शर्मा जी कह रहे थे कि जो आजकल की कंपनियों की चीजें हम खा रहे हैं जिससे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, अगर हम उन्हीं चीजों की ब्रांडिंग करें जो जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, जनजातीय समुदाय की बात करते हैं, उनके उस क्षेत्र की बात करते हैं, वहां से निकली चीजों का अगर हम सेवन करें तो शायद हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे। सौरभ जी, क्या आपको लगता है कि बड़े बदलाव की अभी और जरूरत है? हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों को ऐसे जानते हैं जहां पर थारू जनजाति रहती है। क्या आपको लगता है और भी काम करने की जरूरत है, और भी इनको कहा मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमने नारा दिया था जय जवान जय किसान, बाद में हम चंद्रयान प्रज्ञान तक पहुंच गए। तो ये भारत की, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी पहचान है कि हम विश्व पटल पर आज के इस युग में सबसे तेज और अपनी मजबूती के साथ पहचान बनाने वाले देश हैं। ऐसे में हमारे देश में किसी भी कारण से, उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, हमारे भाई बंधु मुख्य धारा से कटे हैं तो निश्चित तौर पर उनको मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी सरकार की और समाज की दोनों को मिलके। चंदन चौकी थारू जनजाति का सबसे बड़ा केंद्र है उत्तर प्रदेश में। चंदन चौकी जो लखीमपुर खीरी में है, जिसका जिक्र भी आप शुरू में कर रहे थे, वहां की प्रतिभा, वहां अभी पुरस्कृत महिलाएं हुई हैं, पद्मश्री उनको मिला है वहां से। तो वहां प्रतिभाएं हैं, तो धीरे धीरे उपज और उनके रोजगार, आत्मनिर्भर समाज, वो आत्मनिर्भर समाज है, वो पूरा समाज ही प्रारंभ से ही आत्मनिर्भर है। ऐसे में उनकी संपूर्ण प्रतिभा, शक्ति, क्षमता का उपयोग और संसाधन का उपयोग समाज को, देश को और प्रदेश को करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक युग में, संचार क्रांति के युग में हम जितना भी जोड़ सके, कर सके, वह सब करना चाहिए। और मुझे लग रहा है इस क्षेत्र में लगातार सरकारें इस काम को कर रही हैं, क्योंकि संचार के क्षेत्र से लेके, पर्यटन से क्षेत्र से लेके, आईटी के क्षेत्र से लेके, सड़क रोजगार से लेके, सभी प्रकार की प्रदर्शनियां और योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं, सभी योजनाएं उन तक जा रही हैं और सभी सरकारें संवेदनशील हैं, इस काम को कर रही हैं। बिल्कुल, सभी सरकारें संवेदनशीलता के साथ इस काम को कर रही है। बलदेव भाई शर्मा जी, सौरभ मालवीय जी ने एक जिक्र किया कि कई आदिवासी महिलाओं को पद्मश्री मिला है। यह भी एक बड़ा बदलाव आप देख पाते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। हम जब भी पद्मश्री देखते हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो शायद जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, और शायद यह भी एक बड़ा बदलाव, यह भी, इससे भी एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। बहुत बड़ा बदलाव है और इससे पूरे देश में जनजातीय समाज की प्रतिभाओं की पहचान बनती है। और जैसा अभी रिपोर्ट शुरुआत में आप दिखा रहे थे, कई जनजातीय समाज हैं जिनमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। तो स्त्रियों का सशक्तिकरण जनजातीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। तो उस विशेषता को हमें अंगीकार करना चाहिए। और उनकी जो अभी विज्ञान की बात हो रही थी, मैंने बहुत पहले जब मैं विद्यार्थी था एक रिपोर्ट पढ़ी थी और उसमें ये बताया गया था कि जो संथाल जनजातीय समाज है उसके कुछ बुजुर्गों को लोहे से सोना बनाने की कला आती है जी। आप देखिए, ऐसे केमिकल्स का वो प्रयोग करते थे और उस गुण को अगर परिष्कृत करके उसका विकास किया गया होता तो जनजातीय समाज के जीवन में कितनी वैज्ञानिक कलात्मकता है उसको हम सामने ला सकते थे। और आज पद्मश्री के माध्यम से ऐसे अनेक लोगों को, अनेक कलाओं में जो पारंगत हैं, वो पूरे देश के सामने आ रहे हैं। ये न केवल महिला सशक्तिकरण है बल्कि जनजातीय समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको पूरे देश में सम्मान मिलना और उनकी स्वीकारोक्ति, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये आपने सही कहा कि उनकी जो स्वीकारोक्ति है, अब हम स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, उड़ीसा के किसी जंगल में बैठी कोई महिला जो है वो औषधि पर काम कर रही है और उसे भरोसा होना चाहिए देश के लोगों को कि जो भी काम कर रहा है, जमीन से जुड़कर काम कर रहा है, वो एक बार पद्मश्री का हकदार हो सकता है, वो अनवरत अगर काम कर रहा है। आज समय बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव भाई शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष गुप्ता जी, सौरभ मालवीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की।
तो हमारे नायक हैं और हमें अपने नायकों को पहचानना है। कुछ तो नायक हम जानते हैं, लेकिन ऐसे हमारी की जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, ऐसे बहुत से नायक हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में योगदान दिया है, राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। शायद हम नहीं जानते और शायद इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आप अपने नायकों को जरूर जानें। लेकिन दुनिया में कुछ और बड़ी खबरें हैं, हेडलाइंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मॉरिशस के नौकरशाहों के एक समूह को संबोधित करते हुए ब्लू इकोनॉमी में दो देशों की साझा हिस्सेदारी पर जोर दिया। उन्होंने मत्स्य पालन और महासागर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहन सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में चल रहा अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन खत्म हो गया। शटडाउन को खत्म करने के लिए सीनेट समर्थित विधेयक को सदन ने मंजूरी दी। ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया। इजराइल ने उत्तरी गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जिकिम क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया है। अब सभी आपूर्तियां इजराइल के लैंड क्रॉसिंग अथॉरिटी द्वारा जांच के बाद संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पहुंचाई जाएंगी। अमेरिका के मिशिगन में जैविक सामग्री की तस्करी के मामले में गिरफ्तार एक चीनी वैज्ञानिक यून किंग जियान को दोषी पाया गया है। जियान को जून 2024 में अमेरिका में खतरनाक फफूंदी लाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण पेरू में एक यात्री बस दूसरी गाड़ी से टकराने के बाद गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। तो बिग न्यूज बांग्लादेश में आज बस इतना ही, लेकिन कल सुबह 8 बजे से बिहार चुनाव को लेकर दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की बड़ी नजर रहेगी। बिग न्यूज बांग्लादेश में भी हम एक बड़ा विश्लेषण करेंगे कि कल की तारीख बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण। बस आज इतना ही, नमस्कार।